जी बेटा, कल हमने पढ़ा था बॉयज लॉ। अब आज एक स्टेप आगे लेते हैं। यस सर। बॉयज लॉ में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, सिवाय वो आखिर की एक बात के, वो जो हमने करी थी आपसे, क्या कहते हैं, वो जो हमने लिमिटेशन वाली बात करी थी आपसे, उसमें टेम्परेचर वाली एक कंफ्यूजन थी सबको। तो वो टेम्परेचर वाली कंफ्यूजन हमने कहा था कि आपकी जी चार्ल्स सर। लॉ में हम दूर करेंगे। तो वक्त आन पहुंचा है, अब कुछ आपको चार्ल्स लॉ के हवाले से समझाते बताते हैं। अच्छा, तो ऐसा है, चार्ल्स साहब फरमा रहे हैं लॉ में the volume of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature and constant pressure। अच्छा, तो लॉ तो आपके सामने लिख दिया बेटा हमने। अच्छा, क्या कोई खातून ऐसी हैं जो मेरी मदद करें जरा इसका उर्दू तर्जुमा करने में या उर्दू में समझाने में? सर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है जी जी वो बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा देखो, कहने का मकसद क्या है, कोई सबसे पहली बात तो ये कि देखो, ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का लफ्ज है, ये क्या चीज है, ये कौन सी बला है? तो पहले अब आपको जरा टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। आपने टेम्परेचर बताया था ना ये केल्विन। बता चुका हूँ ये बात मैं। जी सर। चलो फिर आगे चलो। अच्छा, चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है भाई? चार्ल्स लॉ सर की, जी बेटा। सर लेकिन केल्विन कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कहा जाता है ये नहीं पता। यस सर, इसमें जो कंफ्यूजन वजह तो होगी। इसमें जो कंफ्यूजन थी, आपने कहा था कि सेकंड वो पता नहीं थर्ड या फोर्थ चैप्टर में, नहीं, अच्छा अच्छा समझ गया मैं। हाँ मतलब आप एक, कह रहे थे ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हाँ मुझे याद आ गया, तुम में से किसी ने सवाल किया था कि इसको एब्सोल्यूट क्यों कहा जाता है, तो मैंने कहा था कि मैं चार्ल्स लॉ में इसका जवाब दूंगा। जी मुझे सर याद आ वो गया। हाँ मैं बेटा अभी इसका जवाब दे देता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा बस सब्र कीजिएगा, इसी टॉपिक पे आपको इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली लिख लेते हैं पहले कि क्या कह रहे हैं। ये मैथमेटिकली कह रहे हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा मतलब क्या है सारी बात का? मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसमें गैस कोई मौजूद है, और इस गैस के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, अभी इस गैस का जो वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल वो 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को अभी कंसीडर नहीं कर रहे, और टेम्परेचर जो है वो इस गैस का 100 केल्विन है, ठीक है। मैं क्या करूं, मैं इस चेंबर को हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, इसी चेंबर में, तो क्या हो जाएगा, इस चेंबर का हाल कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि सर इस
का जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ फैल जाएगा। टेम्परेचर मान लें आपने सर 200 कर दिया, वॉल्यूम भी सर डबल हो गया और गैस उसी सर फैल गई। पिस्टन तो बोलो बोलो। सर जी जी सर बेटा। पिस्टन तो मतलब प्रेशर की वजह से है ना, प्रेशर हमने अप्लाई किया तो पिस्टन नीचे है, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं तो वो पिस्टन ऊपर आ जाएगा। ये तुम्हारी बात। देखो बेटा इसको सर ऐसे आपकी आवाज आवाज कम आ रही है क्या? यस अच्छा सर बहुत स्लो आ रही है। अच्छा देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जोर से बोलूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा बेटा, उसको देख लेना। लेकिन मुझे अगर आवाज प्रॉब्लम आ रही हो ना कहीं तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि वो मैंने बताया ना, थोड़ा बैटरी आज मेरी जी लो है सर ओके ओके। तो इस वजह से यस सर आप बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। ज्यादा एनर्जेटिक नहीं हो पा रहा मैं आज। अब स्टूडेंट्स अगर एनर्जेटिक कर दें तो वो एक अलग बात है। खैर देखो बात कुछ ऐसी है कि एक मिसाल दे रहा हूँ कि सिरिंज में हम नीचे से जो मतलब एक लिक्विड के अंदर डाल के सिरिंज पे ऐसे करके ऊपर सक करते हैं ना तो उसमें लिक्विड आता है। अगर इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा रिवर्स करूँ, पिस्टन को नीचे तक दबा दूँ और फिर नीचे जहाँ से हम लिक्विड को सक करते हैं उस जगह पे मैं पानी या कोई भी लिक्विड डालना शुरू करूँ। जब मैं लिक्विड को फोर्सफुली मजबूर करूंगा उस छोटे से सुराख के जरिए अंदर जाने पर, तो वो लिक्विड जो है वो उस पिस्टन के अंदर आएगा, मतलब उस सिरिंज के अंदर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता उस पिस्टन को ऊपर खिसकाता चला जाएगा। अच्छा, आपने पिस्टन के ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई, एक्सटर्नली कोई खास प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ। जो हवा का एक 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो उस पर अप्लाइड है, आपने अलग से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में पिस्टन ऊपर जाएगा, क्या लगता है आपको? यस सर जाएगा। यस सर जाएगा। या मुझे एक और चीज याद आएगा, एक और चीज याद आएगी, उससे तुम लोग बेहतर समझ लोगे। यार वो एक टॉम एंड जेरी का एपिसोड था, उसके अंदर ना वो एक पंप टाइप का था, उसको ऐसे करके वो पंप कर रहा था तो वो हवा की वजह से ना थोड़ा ऊपर की तरफ उछल रहा था। चिमनी को पंप करने के लिए वो यूज होता था पुराने वक्त में। अगर किसी ने वो एपिसोड देखा वो हो। जो आग से। हाँ हाँ वही 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 यस वही सर आई गेस मे बी। है ना, वो अगर किसी ने एपिसोड देखा तो होगा, शायद अभी याद ना आ रहा हूँ क्योंकि आई यस सर। डोंट थिंक सो कि मेरी या तुम्हारी जनरेशन में कोई ऐसा बच्चा हो जिसने शायद टॉम एंड जेरी ना देखा हो। हम सब ने देखा है। तो वो ये बिल्कुल केस वैसा ही है कि पिस्टन के ऊपर आपने कोई एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन जब अंदर से फोर्स आएगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ जो कांस्टेंट प्रेशर से मुराद है ना वो ये है कि इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर अभी इस कंडीशन में प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है और इस वाली कंडीशन में भी इसके ऊपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही है। आपने एडिशनली कोई प्रेशर इसके ऊपर नहीं डाला है। बात समझ में आ गई ये वाली? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। ये पहले जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ है, तो हमने पहले तो इसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ होगा एक्सटर्नल, सही है। देन फिर हमने इसको जब छोड़ा तो फिर वो 1 एटमॉस्फेयर हो गया, नहीं और देन फिर वो जब वापस हुआ तब भी इस पे 1 एटमॉस्फेयर था, तो प्रेशर इसका कांस्टेंट रहा। तो यही कहना चाह रहे हैं देखो वो ऐसा रहेगा पहले कि खुद तो हमने अप्लाई किया होगा ना इसको नीचे करने के लिए। हम इसको नीचे करके ले आए, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है, हम इसको नीचे करके ले आए। हमने अपना हाथ अपना प्रेशर हटा दिया। जब हमने अपना हाथ और अपना प्रेशर हटाया तो अब इसके ऊपर कौन सा प्रेशर है? सिर्फ हवा का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस सर। जब मैं इसको अंदर से मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स लगाने शुरू कर देंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स इसको ऊपर की तरफ धक्का देंगे, तो मॉलिक्यूल्स के ये जो पिस्टन ऊपर गया ना, ये मॉलिक्यूल्स के धक्का देने की वजह से गया। इसका प्रेशर तो वही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि मॉलिक्यूल्स ने वो धक्का समझ में लगाया आ बाहर गई से सर। प्रेशर हटा देगा। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। और सर ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो यस सर। इसका डबल हो गया, ये बात समझा दें।
ये बेटा बॉयज लॉ की तरह है, याद करो कल मैंने बताया था कि प्रेशर डबल किया था, 1 से 2 किया था, वॉल्यूम आधा हो गया था। यहाँ पे ऐसे ही है कि प्रेशर मैंने 100 से 200 लेके डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है ना, इनवर्स नहीं है। ओके सर, सही सर आगे। अच्छा, अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊंगा। हमें पता है कि हमें अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी, सर, जी जी बेटा बोलें। सर एक और क्वेश्चन सर, हमने हाँ जब ये जो प्रेशर तो दोनों दोनों तरफ कांस्टेंट ही है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स के उससे क्या कहते हैं, मतलब फोर्स लगाने से जो पिस्टन ऊपर गया है, इससे कोई हमारे टेम्परेचर से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे टेम्परेचर, तो फर्क पड़ जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंड मतलब टेम्परेचर फैल चेंज जाएंगे तो वो हुआ ना बेटा, सर टेम्परेचर चेंज हुआ ना, मॉलिक्यूल्स। 100 से 200 टेम्परेचर हुआ, चेंज की टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना। ओ ओके सर, सही। ठीक, और कोई क्वेश्चन है बेटा या आगे चलूं? अच्छा देखो, प्रोपोर्शनैलिटी का जब हम सिंबल हटाते हैं तो हमें पता है बचपन से हमारे माँ बाप ने हमारी तालीम और तरबियत ऐसी की है कि हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर भी आ गया v इज इक्वल टू के टी, और के स्टूडेंट्स का सबसे पसंदीदा कांस्टेंट होता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है, v डिवाइडेड बाय वन t इज सर, इक्वल टू k। बता। ये आ गई चार्ल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये आ गई कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ कांस्टेंट। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब जैसे हमने कल बॉयल्स लॉ में डेफिनेशन डेरिवेशन की थी, वैसे ही हम देख लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन v अपॉन t इज इक्वल टू k, अच्छा ये इनिशियल कंडीशन है सिस्टम की और ये फाइनल कंडीशन है। तो ये v1, ये t1, ये v2, ये t2, ये v1 t1 ये आ गई इक्वेशन 1, और v2 t2 इज इक्वल टू k ये आ गई इक्वेशन 2। दोनों ही कंडीशंस में चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि मुझे इन दोनों की एक साइड सेम नजर आ रही है। और इस बात पे हम कल बहस कर चुके हैं कि K1 और K2 क्यों नहीं लिया। K1 और K2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि कांस्टेंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी हो रही है जो मैं K1 और K2 लूं। V1 V2 या T1 T2 को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय T1 is equal to V2 divided by T2। फ्रेम में है, फ्रेम में आ रहा है बेटा? यस सर। तो हमारे यस पास सर। ये जो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, इस फॉर्मूला को बेटा हम कहते हैं चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है ये। इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ गैस, ठीक है ना, इट्स इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। अब मैं इस लॉ को एक वैल्यू के पेश नजर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। तो V1 क्या है मेरे पास, V1 है 100 और T1 है 100, V2 क्या है 200 और T2 क्या है 200। कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 बचेगा। आंसर क्या आ गया 1। तो दोनों तरफ आंसर कांस्टेंट आ गया सेम, और अच्छा सिर्फ कांस्टेंट नहीं आया, सेम आ गया। सही है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं आया, सेम आ गया। जी सर। सवाल अभी तक? यस सर। नो। सही, अच्छा क्या है? हाँ जी सर, बेटा। सर ये स्क्रीन जो है थोड़ी पीछे कर, वो कैमरा थोड़ा मतलब नीचे का नजर नहीं आ रहा, तो स्क्रीनशॉट लेना होगा। समझ गया, मैं इसीलिए पूछ रहा था फ्रेम में आ रहा है, तुम लोग बोला आ रहा है तो मुतमईन हो गया, खैर हो गई।
ठीक है बेटा, आप लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिया सर। यस। ठीक है, अब मैं इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊं। अच्छा, अब हम बात करते हैं explanation of Charles' law on the basis of kinetic molecular theory. Proof of Charles' law. कोई पॉइंट याद आ रहा है जो चार्ल्स लॉ को सेटिस्फाई कर दे केएमटी का? चार्ल्स लॉ का के लिए कोई पॉइंट केएमटी का याद आ रहा हो अगर आप लोगों को? नहीं आ रहा? नो सर। ना कटा दो यार। नो सर। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पॉइंट याद करो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। सबसे लास्ट पॉइंट लिखवाया होगा। अगर कोई रजिस्टर में नोट करते हो तो जरा वहां देखना है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? मेरे ख्याल से कोई नोट नहीं करता। ऐसे ही है क्या? जवाब तो दो। यस सर। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि according to KMT, average kinetic सर energy याद आ वो। यस सर। of molecules और मॉलिक्यूल्स is directly proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। absolute temperature। ये पॉइंट हमने पहले याद दिलाया। पहले तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का यस सर, ये लास्ट में पॉइंट था याद दिला। केई। बिल्कुल केई वाला, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमने ये पॉइंट याद दिला दिया। अब हम बताएंगे कि हुआ क्या। सो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, kinetic energy of molecules increases Yes, sir. and they collide with piston and walls of container more powerfully and thus increases volume, और इस वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। भाई देखो, अभी मैंने एक कंडीशन तुम्हारे सामने बनाकर रखी थी, उसी कंडीशन को हम दोबारा तुम्हारे सामने रख रहे हैं। तो ज़रा उस कंडीशन के हिसाब से सोचना। तो जो सवालात कुछ आ रहे थे जहन में, शायद मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त सही क्लियर ना हुए हों, लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगा कि शायद क्लियर हो जाए। अभी भी क्लियर ना हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है? ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना? अब मैं इन गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करता हूँ। मैंने इस गैस मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड की।
अच्छा, मुझे पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब हम किसी गैस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी Yes, sir. दैट इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट, है ना, मूवमेंट से एसोसिएटेड है। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये पहले भी अपना सर फोड़ रहे थे, पिस्टन से टकरा रहे थे, दीवार से टकरा रहे थे कंटेनर की, अब ये और ज्यादा ताकत से फोड़ेंगे अपना सर। जब ये ज्यादा ताकत से अपना सर फोड़ेंगे Yes, sir. तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धक्का देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल चुके होंगे और ये बीच में खाली जगह बढ़ चुकी होगी। बस ये है चार्ल्स लॉ। Okay, sir. जी सर। अब मेरे ख्याल से मसला हल हो गया होगा, वो जो प्रेशर वाली परेशानी भी आ रही थी थोड़ी सी, शायद वो भी क्लियर होगी, क्या ख्याल? Yes, sir. यस सर। वो हो गया है, बस अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रहता है सर। बस अगली बात तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, सही है? तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके सर। यस सर, ले लिया सर। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो लॉ तुम देख रहे हो ना, चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट यानी कि जैक्वस चार्ल्स ने दिया ही नहीं था। जैक्वस चार्ल्स ने ये लॉ नहीं दिया था, बल्कि जैक्वस चार्ल्स के दो स्टूडेंट्स और उसके रिसर्च असिस्टेंट ने ये लॉ दिया था, और अपने टीचर को ट्रिब्यूट देने के लिए उन दोनों असिस्टेंट ने इस लॉ का नाम चार्ल्स लॉ रखा। क्यों? असल में हुआ ये कि चार्ल्स साहब ने ये तो देख लिया कि जब हम गैस को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये तो चार्ल्स साहब ने देख लिया, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन क्या है वो ये बताने में नाकाम रहे। वो रिलेशन नहीं बना पा रहे थे। अच्छा, उस वक्त तक केल्विन स्केल आया भी नहीं था। वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक रिलेशन है ना, जैसे मैंने अभी टेम्परेचर को डबल किया, वॉल्यूम भी डबल हुआ, टेम्परेचर को आधा करूंगा, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। ये एक प्रॉपर रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन नहीं बना पा रहे थे। और उस वक्त तक केल्विन टेम्परेचर भी पता नहीं था, मतलब उस वक्त सिर्फ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल होते थे। होता ये था कि वो ये देख रहे थे कि मिसाल के तौर पे गैस का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया 40 डिग्री सेल्सियस किया, तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने पे वॉल्यूम, जैसे टेम्परेचर डबल किया तो उसूलन वॉल्यूम भी डबल होना चाहिए, बट वॉल्यूम डबल नहीं हो रहा था, बल्कि वॉल्यूम डबल का कम हो रहा था, या डबल से ज्यादा हो रहा था, लाइक 120 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था। अब ये कोई रिलेशन बन ही नहीं पा रहा था, मतलब वो अपनी बात दुनिया को समझाते तो समझाते कैसे, है ना, समझाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि ये मैथमेटिकली भी तो प्रूफ होनी चाहिए। देखो कोई भी चीज ना थ्योरेटिकली सिर्फ आपके सामने नहीं होती, उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी मौजूद होता है, तो इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिल रहा था। चार्ल्स साहब ने बहुत मेहनत की, बेचारे मेहनत करते करते मर गए, ठीक है। फिर उनके मरने के बाद उनके स्टूडेंट्स ने उनके इस काम को कंटिन्यू किया, और उस वक्त केल्विन स्केल आया, ठीक है, उस वक्त केल्विन स्केल आया। अब मैं तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ, अपनी कहानी को रोक दिया मैंने, हाँ, अब मैं बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा, ठीक है। ये ग्राफ है जिसमें ये सेंटर पॉइंट आपको पता है कि 0 होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में, याद रखना केल्विन में नहीं है। पीछे की तरफ आओगे तो -100, -200, -300, ठीक है, ये आपके पास स्केल आ गया। अच्छा, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम हम किसी भी यूनिट में ले लेते हैं, फिलहाल सेंटीमीटर क्यूब कंसीडर करिए। अच्छा, अब एक बात का मुझे जवाब देना,
क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम 0 होता है या ज्यादा होता है या कुछ भी होता है, XYZ कुछ भी वॉल्यूम होता है 0 डिग्री सेल्सियस में? क्या लगता है आपको? याद रहे वॉल्यूम 0 का मतलब है जीरो तो नहीं होगा वॉल्यूम। 0 तो नहीं होगा ना? चलो सही यस है। सर। ओके, जीरो अच्छा, तो नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक ऐसे ही तुम लोगों से बात कर रहा हूँ कि मान लो एक गैस है और उस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये 200 की लाइन, ये 100 की लाइन होगी। अच्छा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 0 से 100 डिग्री करता हूँ, तो मान लो टेम्परेचर बढ़कर कुछ भी हो जाता है, यहाँ पर आ गया इस तरीके से, एक पॉइंट लगा लिया 100 और वॉल्यूम का, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। फिर 200 से मैंने 100 डिग्री और बढ़ाया, 200 टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ आ रही है कहीं, ये लो पॉइंट आ गया, वॉल्यूम भी आएगा कुछ इसी तरीके से 300 का भी आ जाएगा। सही है। अब इन लाइंस को ज्वाइन करो, ज्वाइन करते करते यहां तक आ गए। सही है। हमने याद है हमने एक्सपेरिमेंट 200 से शुरू किया था, वॉल्यूम 200 था और टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था, डिक्रीज नहीं किया था, इंक्रीज किया था। अच्छा, एक चीज है, एक लाइन है जो यहाँ स्ट्रेट जा रही है, प्रैक्टिकली ये स्ट्रेट जा रही है। थ्योरेटिकली आप सोचो, थ्योरेटिकली अगर इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ पीछे एक्सटेंड करूँ तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जिस वक्त ये लाइन आकर इस वाली लाइन से टकराएगी। क्या लगता है आपको? कोई ऐसा इंस्टेंस हो सकता है? यानी हम लोग टेम्परेचर माइनस की तरफ लेके जाए? हम नहीं लेके जा रहे, हम नहीं लेके जा रहे, हम थ्योरेटिकली ये बात कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकली ये बात कर रहे हैं। यस सर, मतलब थ्योरेटिकली हम लोग बात कर रहे हैं बारे में। सही है ना? यस सर। अच्छा, अब तो हम लोग यानी माइनस की तरफ लेके जाएं ग्राफ को, मतलब लाइन को। बिल्कुल। अब जरा सोचो थ्योरेटिकली, भाई ग्राफ या ये वाला हिस्सा भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आगे वाला हिस्सा देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा, ऐसा ही है ना? ग्राफ यही बता रहा है, बोलो बेटा, यही बता रहा है ना ग्राफ? अच्छा, ग्राफ हमें यही बता रहा है। अब मैं इसी बात को पीछे यस सर, मतलब अब मैं गैस को 0 से नीचे नहीं लेके जा रहा, टेम्परेचर मैं प्रैक्टिकली उसका कम नहीं कर रहा, ग्राफ बन गया ना, बाकी काम मैं ग्राफ की मदद से ले रहा हूँ। थ्योरेटिकली ऐसे ऐसे इसको ग्रेजुअली स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन बन रही ना, वैसे ही स्ट्रेट लाइन पीछे लेकर आ रहा, पीछे लाया लाया लाया, एक वक्त को आकर इस लाइन ने हिट किया इस 0 को, इस लाइन को, टेम्परेचर कर्व। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर लाइन ने यहाँ हिट कर दिया, यानी कि इस पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम क्या होगा मुझे बताओ? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम क्या होगा? सारा काम थ्योरेटिकली हुआ है। 0 गैस का वॉल्यूम 0 होगा, है ना? गैस का वॉल्यूम 0 होगा। लो भाई, कयामत की निशानी है ये तो, कयामत के लिए हमारा अकीदा यही है ना कि दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम 0 हो गया, मैटर खत्म हो गया। जी सर। देखिए मैटर खत्म हो गया। ये जो टेम्परेचर था साइंटिस्ट ने पता किया, थ्योरेटिकली ये टेम्परेचर था -2, देखिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ये टेम्परेचर था -273.16 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर था। साइंटिस्ट ने इस टेम्परेचर को साइंटिस्ट ने नाम दिया एब्सोल्यूट 0। इस टेम्परेचर को नाम दिया उन्होंने एब्सोल्यूट 0, क्योंकि थ्योरेटिकली इस टेम्परेचर पर गैस का या ये कह लो हर चीज का वॉल्यूम क्या हो रहा है? 0 हो रहा है।
तो इसलिए उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली जीरो इस टेम्परेचर पर हो रहा है। उसके बाद जो केल्विन था उसने क्या किया, उसने एक फनकारी करी, उसने -273 से डिग्री सेल्सियस से एक टेम्परेचर स्केल शुरू किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा सेंटीग्रेड स्केल था, यानी कि उसके जो डिग्रीज के दरमियान फासला था ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, वो बिल्कुल सेम था एज ऑफ सेंटीग्रेड स्केल। बस उसका जो जीरो पॉइंट था ना वो -273 था, उसका जीरो पॉइंट। जब ये पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो कहलाया तो जो टेम्परेचर स्केल इस पॉइंट से शुरू हुआ उस टेम्परेचर स्केल को हमने नाम दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। अब कहानी समझ में आई कुछ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की? सर ये लास्ट का समझ नहीं आया सही, मतलब ये मतलब -273.16 के बाद क्या बताया आपने कि उसने क्या किया फिर केल्विन ने? केल्विन ने ये किया, केल्विन साहब ने एक फनकारी की, उन्होंने इस टेम्परेचर को जो ये आया ना -273.16, इस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर से उन्होंने एक नया स्केल स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, इस टेम्परेचर से एक नया स्केल स्टार्ट किया और उस नए स्केल की जो डिविजन्स थे ना वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सेंटीग्रेड स्केल के, यानी कि मैं अगर बोलूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जितना फासला है ना उतना ही फासला 1 केल्विन से 2 केल्विन में भी है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में जितना फासला उतना ही फासला 2 केल्विन से 3 केल्विन में भी है। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस जिस पॉइंट पर ये वॉल्यूम जीरो हो रहा था इस पॉइंट से उन्होंने एक नया टेम्परेचर स्केल स्टार्ट किया जीरो पॉइंट बनाकर, यानी कि उस टेम्परेचर स्केल का कोई जीरो पॉइंट होगा ना जहां से वो चीज स्टार्ट हो रही होगी, बस इस टेम्परेचर स्केल को नाम दे दिया गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर शुरू हो रहा है, ये जो स्केल शुरू हो रहा है, ये स्केल शुरू हो रहा है एब्सोल्यूट जीरो से। एब्सोल्यूट जीरो से शुरू होने की वजह से इसको नाम दे दिया गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा एक बात मेरी याद रखना हमेशा कि ये सारी कारस्तानी या ये टेम्परेचर थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली अभी हम इतना टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर किसी चीज का वॉल्यूम जीरो हो गया तो वो मैटर खत्म हो गया, और मैटर के खत्म होने का मतलब है कयामत की निशानी, यानी कयामत का आ जाना। हमारे अकीदे के मुताबिक तो ये कयामत नहीं होगा, क्या ख्याल है? कयामत की निशानी नहीं, कयामत ही आ जाएगी। हाँ भाई। अच्छा किसी चीज का जो टेम्परेचर केल्विन में 1 है तो यानी उसका जो सेल्सियस में होगा उसका होगा -272, है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। यानी सर हम लोग ने इसकी जो बस स्केलिंग है केल्विन की आगे पीछे की है, यानी सेल्सियस पे वो सेल्सियस में अगर -273 डिग्री है तो वहाँ केल्विन में वो 0 होगा, और इसी तरह अगर 1 है केल्विन में तो फिर सेल्सियस में -272 होगा, और इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा सर। तो ये स्केल एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो ये इसलिए कहलाया, या और मेरी बात याद रखना, फिर कह रहा हूँ कि ये टेम्परेचर पर वॉल्यूम का जीरो होना थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? ओके सर। जी बेटा सही है। तो एक तो ये चीज आपने मेरी याद रखनी है। अच्छा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी। अच्छा यहाँ पर मैं टेम्परेचर कन्वर्जन लिख लेता हूँ। अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड से तो उसमें 273 प्लस करते हैं, और अगर आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है केल्विन से तो उसमें माइनस करते हैं 273। क्यों करते हैं ये इससे समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, है ना? यस सर। ठीक है।
अच्छा, अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें कुछ और समझाऊं। ले लिया? ले लिए सर। चलो, अब वो जो कल वाला एक खड्डा था ना, उसको दूर कर देता हूँ तुम्हारा। वो खड्डा था ना कि सर वो टेम्परेचर वाली बात का समझ नहीं आ रहा। अब जरा सोचो, तुम्हारे सामने फिर से मैं एक पिस्टन बना रहा हूँ, एक गैस सिस्टम बना रहा हूँ, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैं वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर है मान लो 600 केल्विन, सही है। ऐसा ऐसा ठंडा किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा ये वॉल्यूम कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब मैं टेम्परेचर कम करते करते 1 केल्विन तक आ जाऊंगा, यानी कि -272 तक। और जब मैं -172 तक आ जाऊंगा, तब इस वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल से 0.00 समथिंग कुछ रह जाएगी। क्या ख्याल है? ऐसा ही है? यस जी सर। और जैसे ही मैं मजीद टेम्परेचर लो करूंगा, यानी कि 1 केल्विन से 0 केल्विन पर आऊंगा, आपको क्या लगता है वॉल्यूम कम होगा? नो सर, नहीं होगा। खत्म हो गया होगा वॉल्यूम। नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो एक हद तक वॉल्यूम कम हो सकता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम होने लगेगा तो कभी ना कभी तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा ना, और जीरो वॉल्यूम होना तो पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। जीरो वॉल्यूम होना तो यस पॉसिबल ही सर। नहीं हुआ ना। पॉसिबल। ये वजह है कि कोई जी भी सर। गैस लॉ जो है ना, कोई भी गैस लॉ हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर काम नहीं करता। कोई भी गैस लॉ ये काम करेंगे लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा और मजीद कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्या ख्याल है? यस सर। ठीक है बेटे, यस सर। तो आज के लिए अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। चार्ल्स लॉ का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। लिमिटेशन वाला मैंने जुमला हेडिंग बनाकर नहीं लिखा है, वो बॉयज लॉ से ही देखकर लिख लेना, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है ना। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे तो सर क्लास में होगी। जी बेटे, जी बेटे। सर लिमिटेशन जो है दोनों लॉ की वो सेम है क्या? सेम है ना, सेम है। मैंने ये कहा था ना कि पहले हम अलग अलग पढ़ते हैं क्योंकि दोनों लॉज की बेसिस अलग अलग है, और फिर ओवरऑल देखते हैं, ओके। ठीक है ना। क्योंकि गैस के ऊपर गैस लॉ का जो ओबे ना होना है वो सिर्फ टेम्परेचर पर नहीं है या सिर्फ प्रेशर पर नहीं है, दोनों पर है। ओके सर। ठीक है ना, चलिए। सही। और कोई ओके सवाल सर। बेटा? तो हाँ सर सर। जुमले में तो बॉयल्स और चार्ल्स दोनों लिखेंगे ना फिर हम? हाँ बिल्कुल, उसमें हम गैस लॉ लिखते हैं, लिमिटेशन। हम उसमें बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ नहीं लिखते, उसमें हम गैस लॉ लिखते हैं बेटा। सेम कंडीशन ग्राम्स लॉ पे भी अप्लाई हो जाती है, गैस डाल्टन पे लॉस। भी हो जाती है, और एवोगाड्रोस और गे-लुसाक पे भी अप्लाई हो जाती है। सब पर सेम कंडीशन अप्लाई होती ओके सर। ओके सर। ओके। है, ठीक है। और कोई सवाल बेटा? नो सर। चलें, ठीक है, बस फिर अब बाकी बात नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।